अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा एजाज। नाजरीन, वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की बाज़गश्त तेज़ हो चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अच्छी खबर की उम्मीद दिला रहे हैं, तो दूसरी जानिब ईरान अब भी अमरीका पर अदम एतमाद का इजहार कर रहा है। ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी दरख्वास्त पर ईरान ने 8 खवातीन की सज़ा मौत रोक दी है, जबकि अमरीकी मीडिया तस्लीम कर रहा है कि ईरान की अस्करी ताकत का बड़ा हिस्सा अब भी महफूज और बरकरार है। उधर फाइनेंशियल टाइम्स ने इंकशाफ किया है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पस पर्दा मुज़ाकरात को बचाने के लिए मुतहरिक हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान खित्ते में एक बार फिर अहम सिफारती किरदार अदा करता दिखाई दे रहा है। सवाल यह है, क्या ये मुज़ाकरात वाकई मुस्तकिल अमन की तरफ बढ़ रहे हैं या ये सिर्फ एक और वक्ती जंगबंदी साबित होगी, और क्या पाकिस्तान वाकई वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान एतमाद का पुल बन चुका है? इसी पर गुफ्तगू कर लेते हैं। इस वक्त हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाते चले। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर सर मुनव्वर मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे। मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। साथ ही साथ साबिक सफ़ीर हसन हबीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे शो में। बहुत शुक्रिया। और दिफाई तजियाकार मेजर रिटायर्ड नदीम शेख भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मेजर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहूँगा शो में। मेजर साहब, आपसे आगाज करूंगा। क्या अमेरिका और ईरान वाकई किसी बड़े मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं, और ट्रंप की अच्छी खबर से असल इशारा किस जानिब है? देखिए, बिल्कुल ये एग्रीमेंट के बिल्कुल करीब हैं और एग्रीमेंट तो ऑलमोस्ट समझे हो चुका है। इवन न्यूक्लियर के ऊपर इशू भी हो चुका है और ट्रम्प साहब ने खुद बयान दिया कि ये हमने जो यूरेनियम है इतना नीचे दफन कर दिया है कि अब इसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो ये एक आखिरी था जो ये भी इन्होंने बयान दे दिया। असल मसला ये हो गया है कि ये एक नई टेक्निक इनको मिल गई है, एक नई टैक्टिक्स मिल गई है जिसको इन्होंने डिस्कवर किया है कि ये ईरान पर बॉम्बिंग से ज्यादा इफेक्टिव है। वो है इनकी जो ईरान की पोर्ट का जो ये ब्लॉकेड है, ये कोई भी इन एंड आउट वेसल जो है ये ईरान की बॉर्डर से नहीं, पोर्ट से जो है वो नहीं जाएगा जी। इसके ऊपर उनको आइडिया हुआ है कि दे कैन इजीली कोलैप्स ईरान फाइनेंशियली, और ईरान को $500 मिलियन का नुकसान पर डे, जैसे उन्होंने अपनी ट्वीट में भी कहा, कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। ये हार्म जो है उनको फील हुआ है कि ज्यादा है। तो जब उनको ये चीज डिस्कवर हुई है उनके पास, तो वो ये चाहते हैं कि एग्रीमेंट तो उन्होंने करना है जी। और ईरान की अभी एक ही शर्त है फॉर दी के पार्टिसिपेशन इन दी नेगोशिएशन कि जनाब आप ब्लॉकेट हटा दें तो फिर हम आने को तैयार हैं। ठीक है। तो जिस तरह से उन्होंने पहले भी एग्रीमेंट होके एनिलेशन की थी, स्ट्रक्चर तबाह किया था, अब वो ये चाह रहे हैं कि कुछ अरसे जितना उनको मिल जाए बिफोर दी ग्लोबल शॉक जो ये ऑयल की वजह से होगा, उससे पहले पहले तक जितना टाइम मिल जाए तो वो इसको फाइनेंशियली एनिलेट कर दे ईरान को। तो वो 3-4 दिन और लेंगे, उसके बाद ब्लॉकेट हटाएंगे और टेबल पे। ठीक है हसन हबीब साहब, आपकी जानिब आऊंगा। ईरान अब भी अमरीका पर मुकम्मल एतमाद नहीं कर रहा, अदम एतमाद का इजहार बारहा कर चुका है। ईरानी सदर ने वादा खिलाफी और धमकियों को बुनियादी रुकावट क्यों करार दिया है? बिलाखिर ट्रंप चाहते क्या हैं? एक जानिब मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी जानिब धोस धमकियों से भी काम लेते हैं। बिल्कुल, देखिए, ईरान का और अमेरिका का जो रिलेशनशिप है मिसट्रस्ट का, वो बहुत डीप है। लास्ट ईयर भी निगोशिएशन के दौरान अटैक हुआ। इस दफा निगोशिएशन न्यूक्लियर की ऑलमोस्ट सेटल हो गई थी, फिर अटैक हुआ। अब वो अपना हुर्मुज़ खोलने की बात करते हैं और नेवल ब्लॉकेड है। और अब तो वो ट्रंप साहब लेटेस्ट खबर ये कि अपने नेवल चीफ को फारिग करना चाहते हैं, क्योंकि शायद नेवल चीफ ट्रंप साहब की पूरी बात नहीं मान रहा था। अब सवाल ये है कि अगर ईरान डायरेक्ट अमेरिकन ब्लॉकेड तोड़ने के लिए हमला शुरू करता है तो फिर तो फुल स्केल वॉर हो जाएगी, जो ईरान भी नहीं चाहता। जी। ईरान इसमें खुश है कि ईरान ने अमेरिका की सारी कोशिशें नाकाम बना दी। ना अमेरिका रिजीम चेंज कर सका, ना आवाम रोड पे आके गवर्नमेंट के खिलाफ बोले, उल्टे वो गवर्नमेंट में शामिल हो गए, ना न्यूक्लियर उनको मिला। तो अमेरिका के जो चारों अहदाफ थे वो नाकाम रहे। तो ईरान भी कमजोर पार्टी नहीं है। ईरान जो है वो चाहता है कि उसकी टर्म्स पे एग्रीमेंट हो। दूसरी तरफ ईरान की शायद ये कैलकुलेशन है कि वो जितना टाइम खींचेगा, प्रेसिडेंट ट्रंप मजबूर हो जाएंगे पार्लियामेंट में जाने पे। ऑलरेडी 60 डेज हुए तो प्रेसिडेंट ट्रंप को जाना ही जाना पार्लियामेंट।
तो ना अमेरिका को ईरानियन ऑयल मिला, ना यूरेनियम मिला, ना पब्लिक ने कुछ किया, ना लीडरशिप के चेंज से कोई बड़ा फर्क पड़ता है। तो अब देखना ये है कि निगोशिएशन तो दोनों की वो है, जरूरत है, और दोनों मेरे ख्याल में टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स है उन पे गौर कर रहे हैं और उनको आयरन आउट कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका का इस्लामाबाद में अपनी सारे सिक्योरिटी असेट ला के रख देना नूर खान बेस पे, और उसके बाद पता चल रहा है कि डेलीगेशन ही नहीं आ रहा है, ईरानी नहीं आ रहा, तो जेडी वैंस साहब नहीं आ रहे। तो ये जो इस वक्त कशमकश है, मेजर साहब ठीक कह रहे थे कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि अमेरिका मजीद ईरान को इकोनॉमिक शॉक देना चाह रहा हो, इससे पहले कि ठीक है। वर्ल्ड शॉक हो जाए इकोनॉमिक। लेकिन ये बैटल ऑफ नर्व्स में कौन कितना चलेगा, लेकिन उम्मीद ये है कि अगले हफ्ते कम से कम जो है सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग शुरू हो जाए। ठीक है मुनव्वर मिर्जा साहब, बार बार चीन के ऊपर अमरीकी सदर इल्जामात लगा रहे हैं कि चीन जो है वो जंग में मुआवनत फराहम कर रहा है ईरान को। फिर जो समुद्री जहाज पकड़ा गया उसके हवाले से कहा गया कि चीन ने ईरान के लिए तोहफा भेजा था। तो क्या बराह रास्त अब अमरीका का हदफ चीन है, क्या समझते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो सूरत हाल है इस वक्त वो काफी पेचीदा है। ये इतनी आसान नहीं है जितनी के सब कह रहे हैं। पहली बात, ये मसला पैदा हुआ है फैक्ट और नैरेटिव के दरमियान जो डिफरेंस हुआ है। देखिए, ग्राउंड रियलिटीज जो हैं वो कुछ और हैं, वो ईरानी भी अच्छी तरह जानते हैं और अमेरिका भी अच्छी तरह जानता है, और मैं आपको ये बता दूं पाकिस्तान भी अच्छी तरह जानता है, और अरब कंट्रीज और दूसरी दुनिया के ममालिक भी अच्छी तरह जानते हैं, इवन चाइना बहुत अच्छी तरह जानता है। मैं आपको बता दूं जो ईरान का बहुत करीबी दोस्त है। मैं एक बात ही बता दूं आपको कि उनकी कुर्बत का क्या आलम है। जो ईरान के एसेट्स है ना दुनिया भर में, वो जो क्लेम करते हैं वो कि इतने अरब डॉलर जो है मुंजमद है, उनमें से 20 अरब डॉलर जो है वो चाइना में है, और बाकी दुनिया के अंदर बमुश्किल 7 या 8 अरब डॉलर है। अमेरिका में तो सिर्फ 2 अरब डॉलर है जी। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं, ये कहना कि जी ब्लॉकेट तो पहले असल बात करनी चाहिए ना, हाँ की वो नहीं करना चाहिए। अब पहले तो अपना हुर्मुज़ पे किसने ब्लॉकेट लगाया है? पहले तो ईरान ने लगाया है। ईरान ने सारी शिपिंग बंद कर दी। सारे अरब कंट्रीज को अमेरिका पे क्या फर्क पड़ा उसका, या यूरोपियन कंट्रीज पे क्या फर्क पड़ा? जो 20% तेल जाता है वो तो जनूब मशरकी एशिया और जनूबी एशिया में आता है, और कहाँ जाता है कि जिससे फर्क पड़े। दूसरी बात, फिर उसके बाद अमेरिका ने उन्हीं के टैक्टिक को इस्तेमाल किया। ये देखिए, बात ये है कि अगर फौरी बात करते हैं तो फिर ये देखना पड़ता है एक आदमी एक हिकमत अमली इख्तियार करता है तो दूसरा जो फरीक है वो दूसरी हिकमत अमली इख्तियार करता है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ सिर्फ आपको। तीसरी बात यह है कि इस बात का कोई डिनायल नहीं है कि ईरान को बहुत सख्त डैमेज हुआ है। पिछली जंग में भी हुआ था जब 12 रोजा जंग थी, आपको मालूम है अच्छी तरह, और इस जंग में भी उनका डैमेज बहुत गैर मामूली डैमेज है। वो साहब, अगर डैमेजेस ज्यादा हुए हैं ईरान को, तो फिर भी ईरान मुज़ाकरात की मेज पर क्यों नहीं आ रहा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अभी आपको बताया ना, एक है नैरेटिव उन्होंने एक बिल्ड किया हुआ है कि हम जो है वो अपने, अच्छा ये मैं आपको बता दूं नैरेटिव किसके लिए होता है ताकि ये क्लियर हो जाए। नैरेटिव होता है अपने अवाम के लिए, जिसे बयानिया कहते हैं। आप हमारे यहाँ नहीं होता रहा ये बयानिया, ये पीटीआई का बयानिया, फलाने का बयानिया, ये होता है अपने अवाम के लिए। इसी तरह ट्रम्प साहब ने भी कभी एक नैरेटिव है, वो अमेरिकी अवाम के लिए है। एक है जो कि खालिस जंगी हिकमत अमली और जंग का मैदान है, वो है मिलिट्री रियलिटी। उसे आप चेंज नहीं कर सकते। जिसका जितना नुकसान हुआ है वो अपनी जगह मौजूद है। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो पेचीदगी हो रही है कि वो क्या हो रही है। अमेरिका ने लगा दिया ब्लॉकेड, किससे? ईरानी पोर्ट से। ये कहना कि जी इससे ईरान को मजीद नुकसान होगा। आप मुझे बताइए 1.6 मिलियन रियाल है इस वक्त $1 के बराबर। इससे ज्यादा कमजोर इकोनॉमी क्या हो सकती है? ईरान से मुझे इस कदर हमदर्दी है, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे ब्रादर हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन ये हकीकत है कि वो तो ऑलरेडी अंडर इतने सैंक्शंस में रहे हैं गुज़िश्ता 20 साल में। उनके जितने इलेक्शन हुए हैं
उनके अंदर सबसे पहला जो उनका मसला रहा है, आप अहमदीनेजाद को देखिए, मतलब आप ईरान को हसन रूहानी समझदारी को का देखिए। मुजाहरा करते हुए मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, आप ये बात सही ठीक है कह रहे मुनव्वर हैं। साहब। पाकिस्तान, अच्छा मैं इसमें पाकिस्तान का रोल बता के खत्म कर रहा हूँ बात को। जी, जी। देखिए, पाकिस्तान ने गैर मामूली तौर पे अपने, ये अमेरिका के लिए तो नहीं कर रहा पाकिस्तान, ये दर हकीकत पाकिस्तान ईरान के लिए कर रहा है। वो चाहता है कि हमारा जो बिरादर मुल्क ईरान है, हमारे भाई जो ईरानी है, वो इस मुश्किल से निकले, मुज़ाकरात की टेबल पे आए, जी। और जब मुज़ाकरात की टेबल पे आएंगे तो पता चल जाएगा कि स्ट्रेंथ क्या है, वहीं तो बातचीत होगी ना। तीसरी एक और बात मैं कहूँगा, देखिए मुज़ाकरात होने चाहिए सियासतदानों के दरमियान, ये बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ईरान को भी अपनी सियासी क़यादत को आगे रखने पड़ेगा। आपको याद होगा कि 2013 में से लेकर 2015 तक जब पहली न्यूक्लियर डील हुई थी, तो हसन रूहानी साहब जैसा आला दर्जे का सदर और जावेद जरीफ जैसा बेहतरीन वज़ीर ख़ारिजा था, उनके आगे आगे था, कोई और नहीं था, और इधर उधर के कोई हुक्म भी नहीं चल रहे थे। इसलिए जो कमांड और चेन ऑफ कमांड है, उसको यकजा करके मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें। इंशाअल्लाह ईरानी भाई जो है वो इस मुश्किल से भी निकल जाएंगे, और यकीनी बात है, अगर उनको ये क्लेम है कि वो कामयाब और तैयाब है, तो वो भी जाहिर हो जाएगा, और फिर फतह की तो आपको पता है जो अपना जश्न होता है। जी ठीक है मुनव्वर मिर्जा साहब। नदीम शेख, आपकी जानिब आऊँगा। अमरीकी मीडिया ईरान की अस्करी ताकत बरकरार होने का एतराफ़ क्यों कर रहा है, क्या बड़ी वजह है? और अगर मुआहदा नहीं होता तो ट्रंप दोबारा से जो है वो हमलों की तरफ जाएंगे, ईरान पे फिर से ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल भी नहीं। अब आप समझ लें कि पाकिस्तान का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इस मीडिएशन पे, इस सीज फायर पे, वो था कि इस एरिया के अंदर सीज फायर हो जाए, यानी जंग का खात्मा हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो वॉर है हैज ऑलरेडी एंडेड, और इसका खात्मा हो चुका है, और ये इंशाल्लाह दोबारा बॉम्बिंग नहीं होगी। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि ईरान के साथ वो अब उनको एक नया हथियार मिल गया है, जैसे मैंने आपको बताया है कि इफ दे मेंटेन इट फॉर फ्यू वीक्स, मे बी 1 और 2 वीक्स, तो इनकी जो खार के अंदर जो ऑयल की जो रिजर्व्स हैं, जो इनके पास 13 डेज का जो इनके पास रिजर्व मौजूद हैं, जो टैंक्स हैं, वो बिल्कुल भर जाएंगे। और उसके बाद जनाब ये क्योंकि निकलता है जो बोर वेल से, और ये रॉ होता है, तो ये क्लॉग हो जाएगा। ये क्रूड ऑयल होता है बिल्कुल रॉ, ये सीमेंट हो जाएगा थोड़े अरसे के अंदर, तो इनके बोर वेल्स भी बंद हो सकते हैं। मोर ओवर जो पाइपलाइन के अंदर जो पंपिंग होती है, क्योंकि ये कंटिन्यूस चलता रहता है, जब इसमें ब्लॉकेड आएगा इतने हफ्ते के लिए, तो ये सारी पाइपलाइंस भी क्लॉग हो जाएंगी और इनके बोर वेल्स भी बंद हो जाएंगे। तो बहुत अरसा लगेगा इनको और बहुत पैसा लगेगा इन सारी चीजों को दोबारा रेस्टोर करने के लिए। तो ट्रम्प साहब का सिर्फ ये है कि दबाव डालकर इनसे अपनी मर्जी की ट्रॉफी यहाँ से लेके जाना, अपनी मर्जी का जो है एग्रीमेंट करके जाना। डोनाल्ड ट्रम्प ये चाह रहे हैं कि वो कंट्रोल्ड मुज़ाकरात करें, ज्यादा जो चीजें हैं ज्यादा निकालते अपने मनवा। जी जी जी, वैसे तो सारी चीजें ऑलमोस्ट तय हो गई हैं, लेकिन अभी उनको जब से ये डिस्कवर हुआ है नई टेक्निक या टैक्टिक्स, जिसको प्रेशराइज टैक्टिक्स कह लें आप, तो उनको आइडिया हुआ है कि ये मुझे पहले करना चाहिए था। अब ये इस वक्त बहुत प्रेशर है ईरान पर, और मैं ये समझता हूँ कि जल्द से जल्द ये मीडिएशन हो जाए तो अच्छा है, कि ईरान जो है ना वो बहुत मुश्किल में आ जाएगा अगर ये ब्लॉकेट 2 हफ्ते रहता है। ठीक है हसन हबीब साहब, इजराइल और ईरान की जंग, फिर अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ और फिर ये जंग अमेरिका और ईरान की बन गई, तो क्या लगता है अब जो अमन मुआहदा होने जा रहा है मुमकिन तौर पर, तो इजराइल इस मुआहदे से कितना फीसद मुतमईन दिखाई देता है? मुझे तो, मेरा तो ख्याल है कि इजराइल जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है बिहाइंड द सीन, डिफरेंट आइडियाज से, डिफरेंट मोशन से, कि ईरान पे कंटिन्यूअस प्रेशर रहे और कोई डील साइन नहीं हो। सीज फायर की हद तक ठीक है, सीज फायर गिव्स बोथ द साइड्स टाइम टू रिकैलिब्रेट और दोबारा अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको लाइन अप करें, लेकिन इजराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि मामला सीज फायर से आगे जाए। अच्छा, अमेरिका का भी यही प्रॉब्लम है कि अमेरिका को भी सीज फायर सूट करता है। पीस डील जो है अमेरिका को भी कोई खास वो नहीं है, वो कंटिन्यूअस इकोनॉमिक प्रेशर डाल रहे हुए हैं, उन्होंने दुनिया जहान के सैंक्शन लगाए हुए हैं, पैसा ब्लॉक किया हुआ है, तो
ईरान पे कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, नई कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। तो ये देखते हुए अमेरिका के लिए भी सीज फायर से आगे जाना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। ईरानियंस भी जो हैं वो, अब जैसे मिर्जा साहब ने कहा, उन्होंने अपना एक नैरेटिव बनाया हुआ है अवाम के लिए, और उस नैरेटिव में वो ट्रैप हैं। तो जी अमेरिका का भी यही कि जो उन्होंने नैरेटिव बनाया कि हम बहुत स्ट्रांग हैं और हम पूरी दुनिया में ये हैं, वो अभी पीस डील की तरफ जल्दी जाते हैं तो उनके अवाम खुद उनसे सवाल करेंगे। तो इस वक्त ये तीनों मुल्क, अच्छा इजराइल अकेला ईरान से नहीं लड़ सकता, अब ये साबित हो गया है। इस जी थोड़ी सी जंग में इजराइल के 2000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। कई मेजर बेसिस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तल अवीव हिट हुआ है। हिस्ट्री में पहली दफा वॉर आई है इजराइल की टेरिटरी पे, और जैसे ही मामला ठीक होने शुरू होंगे लोग सवाल करेंगे व्हाई दे हैड टू स्टार्ट अ वॉर विद ईरान, जो दूर बैठा हुआ है। तो ये सब देखते हुए, और अब ईरानियों ने एक नई वो हल्के से खबर निकाली है कि ईरान के पास लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं। जी दूसरे लफ्जों में दे कैन इवन टारगेट द अमेरिकन एरिया। अब वो खुद उन्होंने बनाए हैं या उनको कहीं से तोहफे में मिले, सही। ये अभी नहीं पता, लेकिन सब्सटेंशियल तादाद में उनके अच्छा, पास अमेरिका मौजूद है। बारहा चीन के ऊपर भी इल्जामात लगा चुका है कि चीन समुद्री रास्ते से तोहफे भेज रहा है जो कि हमने कब्जे में लिए हैं और वो अच्छी चीजें नहीं हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे हसन साहब? देखिए, चाइना से मेरा नहीं ख्याल कि बाय ट्रेन आ रही होगी, जहाज इतने बड़े हैं नहीं कि जी वो लंबे वाले मिसाइल, ह्यूज मिसाइल्स कैरी करें। हम्म तो चाइना से मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत टेक्निकल सपोर्ट हो सकती है। हम्म उसमें भी ईरानियों का नैरेटिव ये है कि शरीफ यूनिवर्सिटी के जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं, 24-25 साल वाले, ये उनका कारनामा था कि उन्होंने F-35 ट्रैक किया, उन्होंने बाकी एरोप्लेन ट्रैक किए और बाकी वो ट्रैक किए। तो ये बड़ा डाउटफुल है। ड्यूरिंग वॉर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अमेरिका जो है, देखिए जो भी सामान है वो सेंट्रल एशिया से होके आ रहा है, जो अमेरिका का ठीक ठाक इन्फ्लुएंस है। तो अगर चाइना कोई चीज भेजने की कोशिश भी करेगा तो अमेरिका को पूरी डिटेल पता होंगी और वो रोक मतलब लेंगे इन्हें ट्रेड महज को। इल्जामात ही समझा जाए? हाँ, इन्हें महज इल्जामात या कयास आराइयां ही समझा जाए जो अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा बिल्कुल। हाँ, जहाँ तक सैटेलाइट का यूज है है। वो बिल्कुल सही होगा। उसकी वजह ये है कि जब चाइना ने अपना पाइथू सिस्टम लॉन्च किया था 2009 में, तो पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने ज्वाइन किया था, क्योंकि हमें खतरा था कि ये ना जंग के दौरान जीपीएस बंद हो जाए तो हमारे मिसाइल कहाँ जाएंगे। जी फिर ईरान ने लास्ट ईयर ज्वाइन किया अपनी जंग के बाद। तो ईरान की आपने देखा होगा मिसाइल्स की एक्यूरेसी बेतहाशा बढ़ गई है, उनकी जो टारगेट ट्रैकिंग और हिट करने की सलाहियतें बेतहाशा बढ़ गई हैं। तो इसमें यकीनन चाइना का रोल होगा और रशिया का भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त हार्डवेयर नहीं पहुंचा है कोई भी। दैट आई एम पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है। मुनव्वर मिर्जा साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो सालसी और सिफारती अमल में जो किरदार अदा कर रहे हैं, क्या इससे दुनिया मुतमईन है? और अगर मुतमईन है तो ये बताइएगा, ये जो किरदार पाकिस्तान की जानिब से अदा किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान आज से ठीक 1 साल पहले मार्का हक का जो मैदान सजा था और जो बैटल हुई थी, उसके बाद आपको लगता है कि अब दुनिया में पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं जो है वो अपनी घात बिठा दी है कि अब दुनिया के फैसले जो हैं इसी सरजमीन से होंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब आप साजिश करने के लिए जाते हैं, जिसे आप कहते हैं मीडिएटर, वो एक होता है सहूलतकार, जी कहते हैं फैसिलिटेटर। जी पाकिस्तान ने कोई फैसिलिटेटर का रोल नहीं प्ले किया है। पाकिस्तान ने अब अपने आप को मीडिएटर के तौर पर, आपको याद होगा दोहा के अंदर ये हुआ करते थे मुज़ाकरात, कतर इसके लिए बहुत मशहूर है दुनिया भर में, जी ब्रसल्स बहुत मशहूर है, लेकिन ओस्लो बहुत मशहूर है। जी इस बार ओमान ने किया था अमेरिका और इसके दरमियान। तो पाकिस्तान का पहला रोल आप अच्छी तरह समझ लें, जिसके मुताबिक यहाँ पर बहुत गलत फहमी है, वो ये है कि पाकिस्तान ना इस तरफ है ना उस तरफ है। मतलब क्योंकि बिल्कुल गैर जानिबदार किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान को दोनों का इत्मीनान चाहिए। जी अगर अमेरिका का इत्मीनान पाकिस्तान से नहीं है और वो पाकिस्तान को न्यूट्रल नहीं समझता, तो वो क्यों पाकिस्तान को कहेगा कि आप मुज़ाकरात कराएं? और Exactly. अगर पाकिस्तान का कोई लीवरेज ईरान में नहीं है और कोई एतमाद नहीं है और वो समझता है कि ईरान के हैं ये, तो वो क्यों मुज़ाकरात के लिए आएगा इस्लामाबाद में? पहली बात तो ये समझना चाहिए हमारी पब्लिक को भी, हमारे मीडिया को भी,
हमारे जर्नलिस्ट को भी कि हम मीडिएटर हैं, सालिस हैं, हमें ये रोल अदा करना है। और ये दानिशवरी का रोल है, बहुत मुश्किल रोल है, क्योंकि पाकिस्तान ने 75 साल अपनी लाइफ के अंदर पहली मर्तबा इतने इंपॉर्टेंट मामले के अंदर मीडिएशन का रोल अदा किया है। अच्छा, दूसरी बात आपने आसिम मुनीर साहब की और वज़ीर आज़म साहब की कही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि उन्होंने जिस किस्म का अनटायरिंग यानी अनथक मेहनत की है, मतलब आलमी रहनुमाओं पे, आलमी सियासत पे सबकत ले गए इस वक्त। सबकत तो आप ना कहिए, बात ये दुनिया ने भी पाकिस्तान पे ये भरोसा किया है कि ठीक है, कल दोहा मुज़ाकरात होते थे, ओमान में होते थे, ऑस्लो में होते थे, तो अब ये मुकाम पाकिस्तान को इस्लामाबाद में हासिल हो गया है। यानी पाकिस्तानी अवाम को भी इस रोल के ऊपर फख्र करना चाहिए कि उन पे दुनिया एतमाद कर रही है कि वो अमन कायम कर सकते हैं। इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है, आप मुझे बताइए कि दुनिया अगर हमारे पर ये एतमाद कर रही है। मैं हैरान होता हूँ जब हम इधर उधर थिंक करने लगते हैं। अमेरिका कुछ भी है वो या ट्रंप कुछ भी है, वो जवाबदेह है अपने आवाम को। उनकी कांग्रेस मौजूद है, उनके सेनेट मौजूद है। हम थोड़ी वहां पर जाकर वोटिंग करेंगे और फैसला करेंगे, या हमारे कहने से और हमारे चैनल और हमारे माहिरीन के कहने से ट्रंप साहब की दुनिया बदल जाएगी। ये नैरेटिव सिर्फ अपने लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए है। तो जब आप सालिसी के रोल में आते हैं, खासतौर पर जब ईरान और अमेरिका यहाँ आए, तो हमारा रोल हमारे तमाम एज ए मीडिएटर होना चाहिए, अवाम का भी, अहले दानिश का भी और मीडिया का भी। सब पाकिस्तान वो कोशिशें जो आसिम मुनीर साहब ने और वज़ीर आज़म ने बड़ी मुश्किल से करके पाकिस्तान को एक इंटेग्रिटी का वो दिया। नहीं तो पाकिस्तान को तो लोग को मारते नहीं थे, वो तो कहते हैं ये लोग, कोई कहता है ये दहशतगर्द हैं, कोई कहता था ये वो लोग हैं जो कि गैर कानूनी तौर पे तारिकीन इधर उधर डूबते फिरते हैं कश्तियों के अंदर, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। अब पाकिस्तान को लोग कहते हैं नहीं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, बैनुल अक़वामी सियासत को समझते हैं, और ये इतनी मुश्किल जंग को जो जिसमें कि दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल एतमाद नहीं करते, इसके बावजूद भी ये इतने कामयाब हो रहे हैं कि इन्हें इस्लामाबाद में जमा करें और इन्हें बातचीत के लिए वो करें। जब ये हमारे लिए फख्र की बात है, हमें इस पर फख्र करना चाहिए। बाकी चीजें ईरान क्या करता है ये वो जाने, और उनकी फौज जाने कि वो क्या करते हैं। उन्होंने हरमुज पे ब्लॉकेड लगाया तो क्या पाकिस्तान से पूछ के लगाया था? अब अमेरिका ने लगाया ब्लॉकेड तो क्या पाकिस्तान से पूछ के लगाया है? ये कोई नहीं करता। अरब कंट्रीज क्या हमसे पूछ के कर रहे हैं कुछ? ये कोई नहीं करता। जंगी बातें जो हैं ये तो हम अपने तसव्वुर के अंदर हमने बिठाया हुआ है कि ये हो जाएगा। मैं चाइना की एक बात कहता चलूँ आखिर के अंदर, वो बहुत अहम है। चाइना जो है सबसे ज्यादा स्टेक रखता है इस वॉर के अंदर। उसका तेल, ईरान का 80% तेल जो है चाइना में जाता है, और जो अरब कंट्रीज में भी, सऊदी अरेबिया वगैरह में भी ईरान इसका फुटप्रिंट बहुत मजबूत है चाइना का। आप बताइए ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान 14 साल बाद सफारती ताल्लुकात किसने कायम कराए थे? प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की कामयाब सिफारतकारी की वजह से हुआ था। तो वो बहुत कंसर्न है। और फिर मैंने जैसे आपको बताया कि जो मुंजमद असासे हैं ईरान के, उसमें सबसे ज्यादा यानी 10 अरब डॉलर जो है वो चाइना में पड़े हुए। जी ठीक है। नदीम साहब, आपके जानिब आऊँगा। क्या पाकिस्तान पहली बार खित्ते में आलमी सालिस का किरदार अदा कर रहा है, या फिर माजी में भी इसकी कोई मिसाल मिलती है? पाकिस्तान इससे पहले भी कोई ऐसी जंग जो है वो रुकवा चुका है? देखिए, इस तरह की तो वैसे माजी में एग्जाम्पल नहीं मिलती, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग हुई थी उसमें रोल प्ले किया था, इसी तरह से जो पाकिस्तान ने अफ्रीका के जो ममालिक हैं उनकी आज़ादी के लिए, जैसे अल्जीरिया था, अलजायर था, उसमें हमने ज़रूर रोल प्ले किया। इसी तरह से जो इजराइल वॉर थी, अरब इजराइल वॉर, हमने उसमें रोल प्ले किया। और उसको आप कह सकते हैं कि मीडिएशन का तो नहीं, लेकिन जाहिर है कि उसके अंदर ये एक तरह से किसी तरह से सीज फायर के रूप में कि जब आप इस तरह के एक्शन करते हैं तो किसी तरह से जो है जो उस तरह के एग्रेसर हैं वो किसी तरह से रुक जाएं और उनको किसी जगह पे स्टॉप ओवर किया जाए, रोका जाए, हॉल्ट किया जाए। तो इस तरह का रोल पाकिस्तान ने जरूर प्ले किया। लेकिन ये पाकिस्तान दुनिया में पहली दफा इस तरह ग्लोबल स्टेज के ऊपर हम मीडिएशन का बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जो कि बड़ा है, क्योंकि इसमें एक जंग है पूरी और वॉर चल रही है 2-3 कंट्रीज के दरमियान,
और हम इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है और पाकिस्तान ने इसको मैनेज कर लिया है। जो जंग है वो ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ आपके तवज्जो से नाज़रीन को भी कि जंग बंद हो चुकी है, इंशाल्लाह दोबारा नहीं होगी। हाँ, सिर्फ ये है कि कुछ ये निटी-गिटीज़ हैं, ये ब्लॉकेड है जो ट्रंप, मेरे हिसाब से जो मेरी प्रेडिक्शन है, फोरकास्ट है जी कि लाइकली ये विदिन 3-4 दिन में ये हटा दें। ठीक है। हसन हबीब साहब, ईरान के लिए आप क्या समझते हैं सबसे बड़ा मसला जंग है, मौशी पाबंदियां हैं। क्या ईरान आपको लगता है कि अमरीकी शराइत मानने पर राजी हो जाएगा? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि बहुत स्पेस है, माने नहीं तो भी वर्केबल स्पेस क्रिएट हो रही है। जैसे न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर पे अमेरिका चाहता है कि वो न्यूक्लियर 400 किलोग्राम जो एनरिच्ड है 60% वो उनको दे दिया जाए या किसी और मुल्क भेज दिया जाए, जो ईरान अपनी सॉवरेनिटी के खिलाफ समझता है। जी तो जो समझदारी की बात है वो ये है कि इसको जहां भी मौजूद है आईएईए की सेफगार्ड में दे दिया जाए। आईएईए वाले जिस तरह भी चाहे उसको सिक्योर करें, अपने कैमरे लगाएं, मॉनिटर्स लगाएं, रेगुलर विजिट का प्लान बनाएं, और वो ईरान नहीं हाथ लगा सकेगा। दूसरा इशू है मुंजमद असासे। ईरान चाहेगा कि वो फौरी रिलीज हो जाएं, अमेरिका चाहेगा कि वो फेज्ड रिलीज हो, क्योंकि देखिए चाइना का मुझे नहीं पता कि चाइना में 20 बिलियन ईरान का फंसा हुआ, ऐसा नहीं होगा। ये यूरोपियन और अमेरिकन नहीं, मैंने बैंक्स में 10 ज्यादा बिलियन का चांस है, है। 10 बिलियन का, 10 अच्छा, बिलियन 10 का है, बिलियन, आप चेक कर लें। ठीक है। ठीक। 10 बिलियन, थैंक यू। 10 बिलियन वजह है है ना, वो भी सबसे ज्यादा तेल जो है वो चाइना ही खरीदता है ईरान का। ठीक है, ठीक है। तो जो भी है, ईरान चाहेगा कि उसका जल्द से जल्द वो जो फ्रोजन असेट है वो रिलीज हो जाए। फिर आता है हमारे पास सैंक्शंस में। ईरान को टेक्निकल सैंक्शंस उठाने का और इन्वेस्टमेंट उठाने का पहले फिक्र है, बाद में सोशल और दूसरे पे वो देखेंगे बाद में। तो ईरान की ख्वाहिश होगी कि ये इन्वेस्टमेंट के और टेक्निकल उठ जाए, ताकि चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो बहुत दिन से कमिटेड है वो आए, ईरान की रिफाइनरीज इंप्रूव करें, ईरान की ड्रिलिंग इंप्रूव करें, ईरान की इंडस्ट्री इंप्रूव करें, ताकि उनकी इकोनॉमी चलने लगे। तो इसके अलावा जो है वो इसमें भी बात हो सकती है, वो कह सकते हैं कि भाई हम इन्वेस्टमेंट आपको बाद में अलाउ करेंगे, अभी आप टेक्निकल पे आ जाएं। तो इस तरह से स्पेस मौजूद है, और मेरे ख्याल में ईरान भी अपनी पोजीशंस को एग्जामिन कर रहा है। ईरान, देखिए ईरानियों की एक बात है, आई हैव सर्व्ड इन ईरान, आई हैव सर्व्ड इन चाइना। चाइना तो मैं कुछ 10-11 साल मैंने सर्व किया आगे पीछे। ईरान में भी मैं कोई 4 साल, और मैं फ्रीक्वेंट विजिटर, उनके जो थिंक टैंक वगैरह से हम जाते आते रहते हैं। तो ईरानियंस आर वेरी गुड विद निगोशिएशन। ये आप याद रखिए कि दुनिया की 2 कौमें हैं जिनसे हमारी दोस्ती है, चाइनीज और ईरानियंस आर वेरी गुड विद निगोशिएशन। हम समझ रहे हैं कि शायद वो बात नहीं मानेंगे, वो आप देखिएगा कि दे विल कम आउट। जैसे जवाद जरीफ का नाम लिया मिर्जा साहब ने, आई हैव सीन हिम पिछले साल भी जब मैं गया था मई में, तो मेरी जवाद जरीफ से बड़ी लंबी मुलाकात हुई थी। इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन, और वही नहीं तो ऑल इन ऑल देयर इज अ फुल पॉसिबिलिटी कि ईरान जो है वो अपनी टर्म्स और कंडीशन और अमेरिकन के बीच में अपने फेवर की स्पेस निकाल लेगा, और आप देखेंगे कि वो चलेंगे। लेकिन मेरा अभी भी ख्याल है कि पीस डील के बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए एज मीडिएटर और फैसिलिटेटर, हम नेगोशिएटर तो है ही नहीं, फैसिलिटेटर, हम कोशिश करें कि सीज फायर कंटिन्यू करें, और ये जो ब्लॉकेड वगैरह टाइप की चीज है इसको जल्द से जल्द हटवाने की कोशिश करें या रिलीज करें, क्योंकि एशिया सफर कर रहा है, और एशिया सफर करेगा तो हम भी सफर करेंगे। अच्छा हसन हबीब साहब, 2 बड़ी आलमी ताकत है, वैसे तो 3 है, मैं 2 का जिक्र करूं, चीन और रूस। ये भी क्या इस पूरे मुज़ाकरात के अमल में कोई खामोश किरदार अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए चाइना तो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है। आपको याद होगा पहले राउंड के बाद डार साहब, बावजूद उसके कि उनको स्प्रेन हो गया था, फौरन अगले दिन दौड़ के चीन गए, उन्होंने प्रोग्रेस से आगाह किया, उनसे एडवाइस ली। तो चीन तो फुली एक्टिव है। रशिया को भी मेरे ख्याल में लूप में रखा हुआ है इनडायरेक्टली। दादा हम दौड़ के रशिया नहीं जाते क्योंकि शायद हमारी रशिया से होनी, बट बोथ पावर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व, और उनके बहुत बड़े स्टेक हैं, बिकॉज ईरान उनकी लिंच पिन है इस रीजन में, और ये रीजन अब जा रहा है चेंज होने के लिए। तो दोनों की सपोर्ट रहेगी ईरान के साथ। अमेरिका जैसे ही वीक होके साइड पे होगा
तो इजराइल अपना रोल इंक्रीज करेगा। जी। उस सूरत में रशिया और चाइना दोनों चाहेंगे कि ईरान का एक्सटेंडेड रोल हो। नया ब्लॉक आपको इमर्ज होता नजर आ रहा है, ओमान, कतर और सऊदीया एक साइड पे, यूएई, बहरीन, कुवैत ये दूसरी साइड पे जा रहे हैं। तो ये जो पूरा रीजन है गल्फ का या पर्शियन गल्फ का, टू बी मोर प्रिसाइज, क्योंकि ये उनकी टर्मिनोलॉजी है, ये चेंज होने जा रहा है। और रशिया और चाइना एक्टिवली इसको देख रहे हैं, क्योंकि उनकी इंटरेस्ट इधर है, रिसोर्सेज हैं, पॉलिटिकल है। और जैसे चाइना का अच्छा बताया हसन आपने, हबीब साहब, चाइना ने पाकिस्तान मीडिएटर का किरदार जो अदा कर रहा है, जो रोल प्ले कर रहा है, इससे पाकिस्तान को आइंदा मुस्तकबिल में किसी किस्म का सिफारती फायदा हो सकता है, मुतवक्के है? बहुत होगा। देखिए, अभी मिर्जा साहब ने काफी डिटेल से बताया था, शायद नदीम साहब ने भी, कि हमने ये जो फैसिलिटेटर, मैं उसको मीडिएटर भी नहीं कहता, फैसिलिटेटर का रोल हम अदा कर रहे हैं। एक तो ये चीज साबित हो गई कि हम पीस लविंग कंट्री हैं। सेकंड ये साबित हुई कि हम इतने रिलायबल हैं कि ईरान भी हम पे ट्रस्ट कर रहा है और अमेरिका भी हम पे ट्रस्ट कर रहा है। किसी और मुल्क को इस काबिल दोनों ने नहीं समझा। और आज भी हम एक उसमें कॉन्फ्रेंस में थे, उसमें जो ईरानियन सीनियर ऑफिशियल था, उसने बहुत तारीफ की पाकिस्तान की। तो हमने अपना रोल बहुत कामयाबी से अदा किया। और आप देखिएगा, इसके न सिर्फ प्रेस्टीज हमारी इंक्रीज होगी, हमें इसका फाइनेंशियल बेनिफिट भी होगा। अगला हमारा, जब मैं हमेशा कहता हूँ, हमारा टारगेट होना चाहिए ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। इसके बाद हमें अमेरिका से कहना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करके, कि भाई आप हमें वन टाइम एग्जेम्पशन दे दें, हमारे यहाँ गैस का बहरान है, तो आप हमें प्लीज इजाजत दें, हम ईरानियन गैस ले लें। थोड़ा सा हमें लगाना है, 150 किलोमीटर के बाद वो हमारे नेटवर्क में आ जाएगा। तो इससे अच्छा ऑप्शन हमारे पास नहीं। इसके अलावा ईरान के साथ हमारी ट्रेड इंप्रूव कर रही है, वो के इनफॉर्मल है, लेकिन ईरान से ट्रेड है। इस वक्त कराची पोर्ट पे 3000 कंटेनर खड़े हुए हैं ईरान के, जो हमने ईरान पहुंचाने। तो ट्रांसशिपमेंट में भी हमारा रोल इवॉल्व हो रहा है, हमारा रोल पॉलिटिकल भी आ रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक भी है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है, इस पे हमें फख्र करना चाहिए, ठीक न है। सिर्फ बल्कि अपनी लीडरशिप के साथ खड़े होना चाहिए। ठीक है हसन हबीब साहब, आपका बेहद शुक्रिया, और नदीम शेख साहब आपका भी शुक्रिया, मुनव्वर मिर्ज़ा सर आपका भी बेहद शुक्रिया। आप तीनों ने अपना अपना मौक़िफ़ बयान किया, नुक्ता नज़र खुलकर बयान किया। नाज़रीन, मुज़ाकरात के दरवाज़े अगर खुल गए तो शायद ख़ित्ता एक बहुत बड़ी जंग से बच जाएगा, लेकिन अगर एतमाद की ये डोर एक बार फिर टूट गई तो मशरिक़ वस्ता एक मान में फिर से दाखिल हो सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।